तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर मैं जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं या नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं या नर्सिंग से रिलेटेड कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बिल्कुल फ्री और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स यूट्यूब पर लेकर के आता हूँ। तो उसी सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए आज हम शुरुआत करेंगे ब्लड क्लॉटिंग की। तो उससे पहले क्लास के माहौल को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाने के लिए एक पॉजिटिव से थॉट के साथ में हम क्लास शुरू करेंगे। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ध्यान से सुनिए। जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती, जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि कोशिश अपनी तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत इतिहास ना बन जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी असफलता से हारना नहीं है, डरना नहीं है और अपनी कोशिश करते रहना है। जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट, आज का टॉपिक होने वाला है ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है, पहले हम इस चीज़ को समझेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जनरली एक्सीडेंट के दौरान या कोई कट लग जाने से खून बहता है। तो उस खून को बहने से रोकने के लिए जो मैकेनिज्म काम करती है या जो प्रोसेस काम करती है, उस प्रोसेस को हम ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इसको हम हीमोस्टेसिस के नाम से जानते हैं। हीमोस्टेसिस दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एक हीम और एक स्टेसिस। हीम का मतलब होता है ब्लड और स्टेसिस मीन्स होता है स्टॉपेज या रुकना। ठीक है, इसका मतलब है प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी। क्लियर हो गया। एंड इसको हम अरेस्टिंग ऑफ ब्लड भी कह सकते हैं। आप नीचे डायग्राम में देख रहे होंगे कि किस तरीके से ब्लड क्लॉट हो रखा है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि ऐसे फैक्टर जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। देखिए, कोई ना कोई प्रोसेस होती है तो उसमें किसी ना किसी केमिकल का, किसी ना किसी एंजाइम्स का रोल होता है। तो ऐसे ही ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को कराने के लिए लगभग 13 क्लॉटिंग फैक्टर काम में आते हैं, जिनमें सबसे पहला क्लॉटिंग फैक्टर होता है फिब्रिनोजेन। देखिए, याद रखिएगा, सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर आपको बिल्कुल सीरीज से बिल्कुल लाइन वाइज लाइन याद करने हैं। सबसे पहला है फिब्रिनोजेन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा फैक्टर होता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथे फैक्टर का नाम होता है कैल्शियम, पांचवें का नाम होता है लेवाइल, छठवें का नाम होता है नॉट डिफाइन या अनअसाइंड, सातवें का नाम होता है स्टेबल फैक्टर, आठवें का नाम होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, नवे फैक्टर का नाम है क्रिसमस फैक्टर, 10वें का नाम होता है स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, 11वें का नाम होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, 12वें फैक्टर का नाम होता है हेगीमैन फैक्टर और 13वें का नाम होता है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो यही 13 फैक्टर मिलकर के कंप्लीट ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है और क्या होती है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले काम क्या होगा कि इंजरी टू द ब्लड वेसल एंड डैमेज ऑफ एंडोथीलियम। जब कोई ब्लड वेसल में इंजरी होगी, डैमेज होगा एंडोथीलियम में, तो उससे कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज्ड हो जाएंगे। देन आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ कोलेजन फाइबर्स, बोन बिलीवरान फैक्टर, एक फैक्टर होता है जो कि लिवर से बनता है और ये एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटिलेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से प्लेटिलेट्स कोलेजन फाइबर्स की तरफ अट्रैक्ट होकर के वहां जुड़ जाती हैं और ये एक्टिवेट हो जाती हैं। तो याद रखिएगा, प्लेटिलेट को एक्टिवेट कौन कर रहा है? कोलेजन फाइबर्स। देन आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ कोलेजन फाइबर्स और प्लेटिलेट्स जैसे एक्टिवेट होंगी तो यहां पर 3 प्रोसेस एक साथ होंगी। सबसे पहली प्रोसेस होगी सीक्रेशन ऑफ सीरोटोनिन। कौन सी प्रोसेस होगी? सीरोटोनिन निकलेगा, सीक्रेट होगा। उससे क्या होगा कि सीरोटोनिन एक वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, मींस वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने वाला होता है। दूसरा काम क्या होगा यहां पर? सीक्रेशन ऑफ एडीपी एंड थ्रोम्बोएक्सिन A2। जैसे ये सीक्रेट होंगे तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फैक्टर की प्रेजेंस में प्लेटिलेट्स एग्रीगेट होंगी, माने इकट्ठी होंगी और एक टेम्परेरी प्लग बना लेंगी। देन उसके बाद में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं? स्टेज 3 या सेकेंडरी क्लॉटिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं भी अगर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है तो उस समय पहले क्या हो रहा है? प्लेटिलेट एक्टिवेट हो रही हैं, कोलेजन फाइबर एक्टिवेट हो रही हैं, देन उसके बाद में
ये क्लॉटिंग की मैकेनिज्म कंप्लीट हो रही है, यानी लास्ट प्रोडक्ट इसमें फिब्रिन बनता है। तो उस फिब्रिन बनने की प्रोसेस को हम नेक्स्ट साइकिल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट साइकिल आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, ठीक है। तो इसमें आप देखिए 2 पाथवे होते हैं जिससे ये क्लॉटिंग फैक्टर एक दूसरे से या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। तो 2 पाथवे हैं। सबसे पहला पाथवे होता है इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा है एक्सट्रिंसिक पाथवे, जिसमें सबसे पहले हम इंट्रिंसिक पाथवे की अगर हम बात करें तो एंडोथीलियम सेल्स या एंडोथीलियम डैमेज होने की वजह से कोलेजन फाइबर एक्सपोज होती हैं और हाई मॉलिक्यूलर वेट कैलिक्रेनिन और काइनेटोजिन प्रोटीन की प्रेजेंस में सबसे पहले 12th नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होता है। 12th वाला करता है 11th को एक्टिवेट। 11th वाला कैल्शियम की उपस्थिति में, आप देख सकते हैं कैल्शियम की उपस्थिति में किसको करता है, 9th को एक्टिवेट करता है। 9th फिर 10th को करता है और 10th के बाद में फिर ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्टिवेट हो जाता है। देन वहीं से एक्सट्रिंसिक पाथवे भी काम कर रहा होता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में ड्यू टू द ट्रॉमा की वजह से सबसे पहले कौन सा एक्टिवेशन होगा, सबसे पहले होगा 10th इन द प्रेजेंस ऑफ 7th क्लॉटिंग फैक्टर में। देन उसके बाद में कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा। प्रोथ्रोम्बिन फिर थ्रोम्बिन में बदलेगा और उसके बाद में थ्रोम्बिन फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में बदल देगा और फिब्रिनोजिन से जैसे ही फिब्रिन बनेगा तो फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर उस फाइबर्स को या फिब्रिन्स को स्टेबलाइज करके रखेगा, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी प्रोसेस स्टेबल होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि क्लॉटिंग प्रोसेस के बाद में, यानी ये मैंने पूरी जो आपको प्रोसेस समझाई है ये क्लॉटिंग की है। किसकी है, क्लॉटिंग की है। और ये एंटीकोगुलेंट्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। ये एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, ऐसे फैक्टर्स या ऐसे केमिकल्स जो ब्लड को क्लॉट ही नहीं होने देते हैं, उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, एंटीकोगुलेंट्स। देखिए अगर कोई प्रॉब्लम आए इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए एंड तक देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो अब हम बात कर रहे हैं एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। तो एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। तो एंटीकोगुलेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड को कोगुलेट ही नहीं होने देते। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लॉटिंग का मतलब कि कोई चोट लगी, चोट लगने से ब्लड बहने लगा और ब्लड बहने को रुकना ही या अरेस्टिंग ऑफ ब्लड या स्टॉपेज ऑफ ब्लड को ही हम क्लॉटिंग कह रहे थे। अब हमने क्या किया कि ब्लड क्लॉटिंग हमने बंद करवा दी। किसकी वजह से बंद हुई, एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स की वजह से। ये ऐसे फैक्टर होते हैं जो ब्लड में मिलने के बाद में या ब्लड में मिल जाने के बाद में ये क्लॉटिंग नहीं होने देते, उसे रोक देते हैं। उनमें सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है मैंने आपके सामने रखे हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहला हेपेरिन। कौन सा है, हेपेरिन। दूसरा ईडीटी है, इसकी बाइल भी आती है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। अगला सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट और सोडियम एंड कैल्शियम एल्जीनेट। ये सभी के सभी 5 लगभग इंपोर्टेंट आपके लिए एंटीकोगुलेंट्स हैं जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देते। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग। मींस ब्लड क्लॉटिंग में जो इंपोर्टेंट और जो जरूरी पॉइंट हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हाउ मेनी क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन ब्लड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कितने फैक्टर ब्लड में प्रेजेंट होते हैं जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, तो आंसर होगा 13, जिसके नाम मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है या पॉइंट है, प्लेटलेट गेट एक्टिवेट व्हेन कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद। यानी ऐसे कौन से फैक्टर हैं या ऐसी कौन सी चीज है जिसके कॉन्टेक्ट में आने से प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं, आंसर होगा कोलेजन फाइबर्स। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है द क्लॉटिंग मैकेनिज्म अकर इन 3 फेज। याद रखिएगा, इस बात को भूलना नहीं कि क्लॉटिंग फैक्टर को या क्लॉटिंग मैकेनिज्म को होने में 3 स्पेशल इफेक्ट या 3 स्पेशल प्रोसेस होती हैं। सबसे पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। सबसे पहले क्या बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलेगा। और तीसरा काम यहां पर होगा कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजिन इनटू फिब्रिन। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम अगले पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ क्लॉटिंग प्रोसेस। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि लास्ट प्रोडक्ट क्या है क्लॉटिंग प्रोसेस का, आंसर होगा फिब्रिन। मैंने वही बताया था आपको उस प्रोसेस में कि फिब्रिन लास्ट में बन रहा था। अगला है विच आयन इज हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ऐसा कौन सा आयन होता है
जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है? आंसर है कैल्शियम। याद रखिएगा, कैल्शियम सिर्फ बोन के लिए ही जरूरी नहीं है, कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी जरूरी होता है। अगला पॉइंट, ब्लड क्लॉटिंग फ्लोटिंग इन द सर्कुलेशन इज कॉल्ड। यहां पर मैंने फ्लोटिंग को अंडरलाइन किया है। याद रखिएगा, जब तक कोई ब्लड क्लॉट किसी ब्लड वेसल की दीवार से चिपका हुआ है या उससे अटैच है तो उसको हम थ्रोम्बस कहेंगे। क्या कहेंगे? थ्रोम्बस। थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है? ब्लड क्लॉट अधेयर टू द ब्लड वेसल। लेकिन जब ये वहां से छूट करके या वहां से हट करके ब्लड सर्कुलेशन में बहने लगे, ब्लड सर्कुलेशन में फैल जाए और कहीं जाकर के रुकावट कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्बोलस या एम्बोलिज्म। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। अगला है नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम। सबको पता होना चाहिए नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम क्या होता है? 1 से 3 मिनट। फिर आता है नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम किसे कहते हैं? कि कितने देर बाद, यानी कट लगने के कितने देर बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो लगभग 8 से 15 मिनट में ब्लड क्लॉट हो जाता है। और ब्लीडिंग टाइम जो था 1 से 3 मिनट, यानी ब्लड बहना बंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है ब्लड क्लॉटिंग इज प्रोलॉन्ग ड्यू टू, अगर किसी पेशेंट में विटामिन के, यहां पे लिखा हुआ है विटामिन के की कमी होगी तो उस व्यक्ति में ब्लड क्लॉटिंग देर से होगी। यानी ब्लड क्लॉटिंग का जो नॉर्मल टाइम है वो 8 से 15 मिनट है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसमें विटामिन के की कमी होती है उसमें ब्लड क्लॉटिंग देर में जाकर के होती है, ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और हमारे YouTube चैनल मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जनरली ज़्यादातर लोग सिर्फ वीडियो देख करके ही या लेक्चर देख करके ही छोड़ दे रहे हैं, सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें भी अच्छा लगे। और साथ ही अपने कमेंट्स, जो अपनी वीडियोज़ के बारे में या टॉपिक्स के बारे में अगर कोई कमेंट आप करना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।